सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा अथॉरिटी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उत्तराखंड पब्लिक स्कूल की सीलिंग हो चुकी है। नोएडा सेक्टर 56 में उत्तराखंड पब्लिक स्कूल है और स्कूल पर करीब 15 करोड़ रुपए बकाया है। 2020 में स्कूल का आवंटन हुआ था निरस्त और लगभग 3549 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये पूरा स्कूल बना है। 1991 में स्कूल को जमीन आवंटित हुई थी और आवंटन के दौरान 20% भुगतान हुआ था। स्कूल के बाहर भारी संख्या में पेरेंट्स भी पहुंचे हुए हैं। स्कूल में 1400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के क्लासेस यहां पर लगते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई है। उत्तराखंड पब्लिक स्कूल की सीलिंग हो चुकी है। बड़ी खबर, सेक्टर 56 में पब्लिक स्कूल है। अब स्कूल के बाहर पेरेंट्स इकट्ठा हो चुके हैं क्योंकि नर्सरी से लेकर 12th के क्लासेस स्कूल में लगते हैं, लेकिन अब इसकी सीलिंग हो गई है और साफ तौर पर बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। सेक्टर 56 में ये स्कूल है। बड़ी कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी की। पढ़ने नहीं दिया मैम, यहाँ पे सब लोग खड़े थे, किसी ने पढ़ने नहीं दिया इसको। आप पढ़ने आए? पढ़ने नहीं, हम इनको बोल रहे हैं कि भाई बच्चों को घोष देखो। बच्चों के लिए आए, हम बच्चों के लिए आए, आपके भी नहीं। ये क्या है? बच्चों का भविष्य ये सब क्या है? तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पेरेंट्स वहां पर जमा हो गए हैं। नर्सरी से 12वीं तक की क्लासेस यहां पर लगती थी। स्कूल में 1400 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और अब उनके पढ़ाई की बात कर लें, सिलेबस की बात कर लें, उस पर भी संकट गहराएगा। स्कूल के बाहर भारी संख्या में पेरेंट्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आवंटन के दौरान 20% का भुगतान किया गया था जब 1991 में स्कूल को जमीन आवंटित हुई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3549 वर्ग मीटर क्षेत्र में पूरा स्कूल बना है। हिमांशु हमारे सहयोग की तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी, क्या अपडेट अब तक फिलहाल? बताया जा रहा है नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है, स्कूल की सीलिंग कर दी है और अब बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए इस समय हम उत्तराखंड पब्लिक स्कूल सेक्टर 56 के बाहर हैं और आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर जैसे जैसे पेरेंट्स को सूचना मिल रही है वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और फिलहाल आपको नोटिस की कॉपी भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने बाकायदे नोटिस छपा किए हुए हैं। इससे पहले भी नोटिस भेजे गए थे जो कि 14/3/2023 को और इसके साथ 6/4/2023 को 2 नोटिस भेजे गए थे। लगातार नोएडा अथॉरिटी द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया है। साल 2020 में आवंटन रद्द भी कर दिया गया था। 1991 में इसका आवंटन हुआ था और आप देखेंगे जैसे जैसे पेरेंट्स को जानकारी हो रही है सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर और अंदर जो स्कूल प्रबंधन है, प्रशासन, उसकी तरफ से पेरेंट्स से फिलहाल कोई बात नहीं की जा रही है। मनोज कटारिया हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मनोज जी, आप यहाँ आए हैं, तमाम पेरेंट्स आए हुए हैं, क्या जो बच्चों का भविष्य वो अधर में है? बिल्कुल अधर में, क्या अंधकार में है। आप देखिएगा अगर 1500 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और अगर आज इसको अथॉरिटी सील कर देगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे। अभी इन पेरेंट्स ने फीस सबमिट की है 3-3 महीने की। अब इनकी हिम्मत ये भी नहीं है कि किसी दूसरे स्कूल में जाके अपने बच्चों का एडमिशन करा लें। कहाँ से लाएंगे लोग पैसे? तो अधर तो अंधकार में तो है, साथ में ये पेरेंट्स का भी आप देखें परेशानी में पड़ने वाला है। एक चीज बताइए कि ये अभी एडमिशन भी लिए गए क्या? हाँ, कुछ नए एडमिशन मुझे अभी एक साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि मैंने ये एक एडमिशन नया करा है तो इसका मतलब एडमिशन चल रहे थे इस स्कूल में। तो जाहिर तौर पे देखिए ये पेरेंट्स है, सभी लोग इकट्ठा हैं और प्रिंसिपल भी मौके पर हैं। प्रिंसिपल से पेरेंट्स एसोसिएशन के जो लोग हैं वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को अंदर भी बुलाया जा रहा है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आवंटन रद्द कर दिया गया है और आज सीलिंग की कार्रवाई होनी, इन्हीं सब चीजों को लेकर आज यहाँ पर अथॉरिटी की टीम पहुंची है। पेरेंट्स को जैसे जानकारी हो रही है, तमाम पेरेंट्स भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी, इनकी मांग क्या है, जरा इनसे बातचीत करिए क्योंकि नर्सरी से लेकर 12th के क्लासेस यहाँ पर लगते हैं। 1400 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। दिक्कतें आने वाले वक्त में बढ़ जाएगी। वैसे वक्त में किसी और स्कूल में एडमिशन करवाना, इनसे जरा बातचीत करिए, क्या मांगे इनकी? जाहिर तौर पे देखिए पीछे पेरेंट्स है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं।
आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इकट्ठा हुए हैं, मांगे क्या हैं आप लोगों की? देखिए, हमारा मांग एक ही है कि स्कूल हमारा रेगुलर चले, बच्चे हमारे रेगुलर जैसे आ रहे थे वैसे ही आए, लेकिन हम मैनेजमेंट भी चेंज हो, क्योंकि इस मैनेजमेंट ने लगातार जो है अथॉरिटी को पैसा नहीं दिया। फीस लगातार अथॉरिटी के हिसाब से बैलेंस है, लेकिन ये पैसा लेते रहे, फीस लगातार हम लोग जमा कर रहे हैं, अथॉरिटी को पैसा नहीं दिया, और ये मैनेजमेंट भी चेंज हो और स्कूल को अथॉरिटी अपने हैंड ओवर कर ले, ये हमारी मांग है। आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या अंदर कोई बातचीत हुई अभी तक? अभी कोई नहीं, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है सर। मैंने बिल्कुल ही हमने पूरी क्या चाहते हैं सर, एक ये स्कूल सही तरह से चले, ठीक है ना, हमारे बच्चे सारे जितने 1200 बच्चे हैं वे सही तरह से इसमें क्लास ज्वाइन करें। और हमने सर 6th क्लास में अभी नया एडमिशन कराया है, पूरी फीस जमा कर दी है, नई बुक्स परचेज कर ली है, एडमिशन लिया है? एडमिशन लिया है, और इन्होंने ये तक नहीं बताया कि इसमें ये चीज। ठीक है, आप बातचीत जारी रखिए। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार कर लिया है। विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। याचिका में कहा गया कि 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत देने के बावजूद FIR दर्ज नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने कल जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। वकील और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कुश्ती संघ के चुनाव पर भी रोक लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार कर लिया है पहलवानों ने। वो ये पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि आखिर एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया। एक तो हमारा करियर दांव पर लगा है, आवाज उठाने के बाद बावजूद इसके बृजभूषण शरण सिंह पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहलवानों ने खटखटाया। बड़ी खबर इस वक्त की, 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की मोस्ट वांटेड लेडी डॉन दीप्ति बहल पर 5 लाख रुपए का इनाम है। सरकार ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी कर दी है। बाइक बोर्ड घोटाले में वांछित है आरोपी महिला दीप्ति बहल बागपत के कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुकी है और आरोपी दीप्ति बहल MA और PhD कर चुकी है। 3 जांच एजेंसियां EOW, ED मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में CBI जांच कर रखी है। साल 2019 में पहली बार मुकदमा दर्ज होने के बाद से ये फरार चल रही है। आरोपी दीप्ति बहल बसपा नेता संजय भाटी की पत्नी है। दीप्ति बहल बसपा नेता रहे संजय भाटी बाइक बोर्ड घोटाले का मास्टरमाइंड है। संजय भाटी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। 2 लाख लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई। 4500 करोड़ रुपए का ये पूरा स्कैम था। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त। सर जी, एक्चुअली क्या है कि इसमें हमने एक विश्वास के तौर पर हमने इसमें अपनी जीवन की कष्ट कमाई, मेरे परिवार के रिश्तेदारों की, यार दोस्तों की हमने इसमें लगा दी। और वो ये संजय भाटी, दीप्ति बहल और इसके जो सहयोगी थे उन्होंने हमारे साथ में एक विश्वासघात करके कंपनी बंद करके भाग गए, जिसके चलते मेरी 3.5 बीघे जमीन भी बिक गई मेरे पापा की, जो कि लोन उठा के यहाँ पर लगा था। और साथ में उसके चलते ही मेरे बड़े पापा एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बावजूद भी मैं यहाँ से नहीं उठा और ना ही मैं घर गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की है, जिसमें दीप्ति बहल यानी एक महिला लेडी डॉन का नाम सामने आया है, जो कि 5 लाख रुपए की इनामिया है। दीप्ति बहल के बारे में आपको जानकारी देते हैं, उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये सामने जो ऑफिस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बाइक बोर्ड घोटाले को अंजाम दिया गया। इसी आलीशान ऑफिस में बाइक बोर्ड घोटाले से संबंधित सभी डायरेक्टर्स यानी संजय भाटी, दीप्ति बहल और भी जो अन्य डायरेक्टर्स थे वो यहीं बैठा करते थे और यहीं से इस स्कैम का जन्म हुआ। आपको बता दें, अब तक जांच एजेंसियां CBI, ED और साथ साथ अन्य एजेंसियां यहां पर जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि करीब 4500 करोड़ रुपए का घोटाला है। 2 लाख से ज्यादा लोगों के साथ ये ठगी की गई है। फिलहाल जांच एजेंसियां जांच कर रही है और यहीं पर इसी ऑफिस में जो तमाम काम हुआ करते थे, डॉक्यूमेंटेशन हुआ करते थे, फीस जमा होती थी, इसके साथ साथ जो पैसे का लेन देन होता था वो सभी इसी ऑफिस में हुआ करता था। अभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। 31 लोगों के खिलाफ और 13 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट की गई है। फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है
कि इस मामले में संजय भाटी तो सरेंडर कर चुके हैं, जो जेल में है, लेकिन उसकी पत्नी जो 5 लाख रुपए की इनामिया है वो अभी फरार है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि जो एजेंसियां हैं वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में है और उसके बाद दीप्ति बहल पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। जो सूची उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी की है मोस्ट वांटेड की, उसमें दीप्ति बहल 5 लाख रुपए की इनामिया है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, ग्रेटर नोएडा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि असद डॉन बनना चाहता था। असद के स्टूडेंट लाइफ की तस्वीर सामने आ चुकी है। असद की नई तस्वीर सामने आई है, आपको हम दिखाएंगे। चेहरे पर डॉन लिखी तस्वीर सामने आई है। असद के फेयरवेल की फोटो सामने आ चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये असद डॉन बनना चाहता था और उसके फेयरवेल की तस्वीर ये देखिए, डॉन लिखा था उसने अपने चेहरे पर फेयरवेल पर। और ये स्कूल लाइफ से ही, अपने पढ़ाई के टाइम से ही हमेशा से डॉन बनना चाहता था। और अब फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि लगातार असद के कुछ पुराने वीडियोस, पुराने फोटोज सामने आ रखे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। स्टूडेंट लाइफ की तस्वीर है जब अपने चेहरे पर डॉन लिखा था असद ने। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। कल भी हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी जब बादशाह से मिलने के लिए असद, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान, उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग करने के लिए बरेली जेल के अंदर जाते हैं। और हमेशा से ही असद डॉन बनना चाहता था। ये तस्वीरें स्टूडेंट लाइफ की हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। और अब खबर गाजीपुर से आपको बता दें, जहां पर धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने धर्मांतरण के प्रयास के आरोपी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। और मामला कसीमाबाद थाना क्षेत्र के कोडरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर पकड़े गए आरोपी लोगों को धर्मांतरण के लिए बरगला रहे थे। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट चुकी है। ये देखिए तस्वीरें, इसमें एक महिला भी गिरफ्तार हो चुकी है। कसीमाबाद क्षेत्र का यह पूरा मामला है। लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। इस पूरे प्रयास का खुलासा हो चुका है। कल कासिमाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ का कासिमाबाद का कोडरा गांव है, वहाँ पर कुछ लोग एक धर्म विशेष के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को अपने धर्म में सम्मिलित करने के लिए प्रभावित भी कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं और अन्य तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। इस पर जो है पुलिस तत्काल पहुंची थी। वहाँ पर एक रमेश मसीह नाम का आदमी, जो कि धर्म का अपने प्रचार करता, उसके साथ अन्य भी 4 लोग थे। SOP भी मिली जो है कि कैसे लोगों को अपने धर्म में इसमें सम्मिलित कराना है। इस पर कार्रवाई करते पुलिस ने 5 लोगों को तत्काल वहां से गिरफ्तार की, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। और खबर ललितपुर से आपको बता दें, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन काफी मुस्तैद है और आबकारी और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए छापेमार कार्रवाई की है चीरा में। इस दौरान 160 लीटर कच्ची शराब बरामद हो चुकी है। साथ ही 4000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। टीम ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए तस्वीरें। अधिकारियों ने बताया है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। और अब खबर देवरिया से आपको बता दें, जहां पर भटनी पुलिस ने अलका साहनी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। बता दें कि भटनी थाना क्षेत्र के कुरमोटा ठाकुर गांव में आपसी रंजिश में जमकर मारपीट हो गई थी, जिसमें कई लोगों ने मिलकर युवती अलका साहनी की पीट कर हत्या कर दी थी। और यह घटनाक्रम बीते 21 अप्रैल को हुआ था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। जनपद देवरिया के थाना भटनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुरमोटा ठाकुर में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के मध्य हुई मारपीट में एक युवती के सर पर चोट आने के कारण मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आजमगढ़ जिले में एक बच्ची के अपहरण करके हत्या करने के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर झाड़ियों के नीचे से किशोरी की हड्डियों के टुकड़े, कपड़ों के अवशेष और सामान बरामद कर लिए। मामला जून 2020 का है, जहां पर बरदा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली बच्ची का अपहरण हो गया था। पुलिस ने विवेचना के नाम पर सामने आने पर आरोपी अमित
सरोज को अरेस्ट कर लिया था। जून 2020 में ही रात में अफरदा को गांव के बाहर बने हुए अपने डेरे पर बुलाया गया और वहीं पर पानी की टंकी के बगल में बात करते हुए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद इसने लाश को एक बोरी में भरकर गांव के बाहर पोखरी के बगल में झाड़ियों में छिपा दिया। मौके पर इसकी निशानदेही पर फील्ड यूनिट को भेजा गया। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया है। वहां से कुछ हड्डियों के अवशेष बरामद हुए हैं जिनको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ मृतका के कपड़ों के टुकड़े बरामद किए गए हैं जो इसकी निशानदेही पर बरामद किए गए हैं और इस प्रकरण में धारा 302, 201, 120B की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। और हापुड़ में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ी गई थी। 250 अज्ञात पर केस दर्ज हो चुका है। नगर कोतवाली केस का ये पूरा मामला है जहां पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 250 इस संख्या में ये लोग थे जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। और खबर सीतापुर से जहां पर मेडिकल स्टोर के काउंटर पर रखे मोबाइल को एक महिला ने चोरी कर लिया। महिला की ये हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और महिला जब दवा लेकर वापस जा रही थी तभी उसने काउंटर पर रखे मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। कुछ देर बाद जब मेडिकल स्टोर के मालिक ने अपने मोबाइल को तलाश किया तो उसे नहीं मिला। इसके बाद स्टोर मालिक ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और ये सामने आया है। इस पूरे मामले के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी में पर्यटन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और आलम यह हो गया है कि ऑफ सीजन में भी होटल और बनारस के घाट पर्यटकों से गुलजार हैं। ऐसे में अब साइबर ठगों की नजर पर्यटकों पर भी भारी पड़ने लग गई है। फर्जी वेबसाइट के जरिए शातिर होटल का पैकेज दे रहे हैं। लालच में आकर पर्यटक होटल बुक करवा रहे हैं और जब सैलानी मौके पर पहुंच रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि होटल बुक नहीं हुआ है। कई पर्यटक ऐसे हैं कि उनके अकाउंट से मिनट भर में हजारों रुपए कट गए। पिछले 10 दिनों में 10 से ज्यादा ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। कई बार वो कोई न कोई OTP आता है, बता देते हैं और फिर उलझते चले जाते हैं। तो एक तो मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा लोगों को कि लोग सतर्क रहें और मोबाइल के इस्तेमाल में पूरी सतर्कता बरतें। पुलिस के लिए भी हम लोगों के स्तर से बहुत कड़े निर्देश हैं। जहाँ भी कहीं साइबर फ्रॉड की कोई घटना होती है तो बिना किसी तरह की परेशानी पैदा किए वादी को बिना दौड़ाए तत्काल उसका मुकदमा दर्ज किया जाए और हमारे यहाँ साइबर सेल है। हम प्रयास करते हैं सही अभियुक्त तक पहुँचने का। कई मामलों में हम लोगों ने भारी मात्रा में धनराशि भी वापस कराई है। और पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। @News18 यूपी की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी सेल्फी खींचिए, यानी कि ट्रीफी लीजिए और अपनी ट्रीफी #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करें और आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम भी। और यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं News18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।